तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30th। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है 0.15 मोलर सॉल्यूशन। तो अगर इसको हम विजुलाइज करें तो सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी 0.15 होनी चाहिए और इसकी वॉल्यूम कितनी है? 250 ml ही बनाना है। तो इसके लिए पूछा जा रहा है कि इसके लिए कितना बेंजोइक एसिड हम इसमें डालेंगे, कि कितने ग्राम बेंजोइक एसिड डालना पड़ेगा कि 250 ml सॉल्यूशन बने और उसकी मोलैरिटी 0.15 हो। देखिए मोलैरिटी बेसिकली होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 0.15 मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि 0.15 मोल्स हैं बेंजोइक एसिड के इन 1 लीटर, दैट इज 1000 ml। तो 1000 ml में अगर 0.15 मोल हुए तो 250 ml में कितने होंगे? तो इन 250 ml देयर शुड बी इसके 1/4, क्योंकि वॉल्यूम अगर 1000 ml के लिए 0.15 मोल चाहिए तो उसके 1/4 वॉल्यूम के लिए इसके भी 1/4 मोल चाहिए। तो 0.15 डिवाइड बाई 4 इतने मोल्स बेंजोइक एसिड चाहिए। ठीक है, और बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? C6H5COH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? इट इज 122 ग्राम पर मोल। तो इतने मोल का वेट कितना होगा? तो वेट ऑफ 0.15 डिवाइड बाई 4 मोल कितना होगा? 0.15 डिवाइड बाई 4 इंटू 122, दैट इज 4.575 ग्राम। तो इतने ग्राम बेंजोइक एसिड हम डालेंगे कितने पानी में? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने पानी में डालेंगे। क्या इसको 250 ml पानी में डालेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, ये आपको जो है आपके पास बीकर है और बीकर में मान लीजिए यहाँ पर 250 ml का मार्क लगा हुआ है। तो आपने डायरेक्टली 4.575 ग्राम बेंजोइक एसिड तो डाल दिया। अब चुपचाप उसमें पानी डालते जाइए जब तक, और उसमें साथ में उसको मिक्स भी करते जाइए। ठीक है, और जैसे ही लेवल 250 पे आए पानी डालना बंद कर दें। तो हो सकता है आपको 245 ml डालना पड़ा हो, 246 डालना पड़ा हो, कितना भी डालना पड़ा हो। पॉइंट ये है कि टोटल वॉल्यूम 250 ही होनी चाहिए। कितना पानी डालना है वो हमें कैलकुलेट नहीं करना है, आपने बस डालते रहना है जब तक ये 250 ml को टच ना करे। सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाना कैसे है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीजेज इन द ऑर्डर गिवन अबव, एक्सप्लेन ब्रीफली। देखिए जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF, ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तभी तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, तभी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये बोल रहे हैं कि डेल्टा TF का जो ऑर्डर है वो क्या है? एसिटिक एसिड के लिए, इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं। तो एसिटिक एसिड CH3COH में डिप्रेशन कम आता है, CCl3COH में थोड़ा ज़्यादा डिप्रेशन आता है और CF3COOH में ज़्यादा डिप्रेशन आता है। मीन्स अगर ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर है तो इसी ऑर्डर में पार्टिकल्स भी बढ़ने चाहिए। तो इसका मतलब है पार्टिकल्स इंक्रीज इन राइट डायरेक्शन। लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे। पार्टिकल्स क्यों बढ़ेंगे? देखिए तीनों एसिड हैं। अब एसिड आयनाइज करता है हमेशा, तो CH3COOH को देखेंगे तो ये आयनाइज करेगा, वीक एसिड है तो कुछ हद तक आयनाइज करेगा इस तरह। CCl3COH को देखेंगे तो ये भी कुछ हद तक आयनाइज करेगा, CCl3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, और CF3COH भी आयनाइज करेगा
CF3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, अब पॉइंट यहां पर ये आया कि अगर किसी की आयनाइजेशन ज़्यादा हो रही है, मान लीजिए आपने सबके 100 पार्टिकल्स लिए, एसिटिक एसिड के सिर्फ 20 ही टूटे, ओके, पर CCl3COH के हो सकता है 30 टूट गए, CF3COH के 40 टूट गए, तो कितने पार्टिकल टूटे उतने ज़्यादा पार्टिकल्स आगे आयंस बनेंगे, तो तभी पार्टिकल्स बढ़ सकते हैं और तभी डेल्टा TF की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब हम यहाँ बोल रहे हैं कि अल्फ़ा बढ़ रहा है, ओके, कि CH3COH के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू कम है, CCl3COH के लिए ज़्यादा है और CF3COH के लिए और ज़्यादा है। तो ये क्यों होता है? जैसे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से क्या होता है? एसिडिटी बढ़ती है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या है? CH3COH सबसे कम एसिडिक है, CCl3COH उससे ज़्यादा एसिडिक है और CF3COH उससे भी ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा स्ट्रांगली विड्रॉइंग है, क्लोरीन उससे कम है, और CH3 में तो कोई विड्रॉइंग ग्रुप है नहीं, ये उल्टा डोनेटिंग ग्रुप है। तो हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एसिडिटी। तो एसिडिटी बढ़ेगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये समझना है कि एसिडिटी बढ़ने की वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व सम आयनिक इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि 2 चैप्टर्स को साइमल्टेनियसली यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा है। तो कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड इज एडिड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो डेल्टा TF को हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I इंटू KF इंटू M। I की वैल्यू होती है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। मतलब अगर कोई चीज़ 100% आयनाइज नहीं करती है, उसके लिए अल्फ़ा गिवन है, तो आपको I कैलकुलेट करना पड़ेगा। KF आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, KF की वैल्यू दी है। मोलैलिटी भी हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, तो पहले इन दोनों वैल्यूज़ को कैलकुलेट ही कर लेते हैं। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? देखिए 10 ग्राम डाला है, और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आपके पास आएगा 122.5। तो मॉलिक्यूलर वेट इज 122.5 ग्राम पर मोल। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल्स क्या होगी? 10 डिवाइड बाय 122.5, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 250 ग्राम, तो मतलब 0.250 किलोग्राम। तो यहाँ से आपकी मोलैलिटी कैलकुलेट हो जाएगी, तो आ जाएगी 0.326 मोलल या मोल पर किलोग्राम। तो मोलैलिटी आ गई। अब I निकालना है, उसके लिए अल्फ़ा चाहिए, और अल्फ़ा गिवन नहीं है। क्या दिया है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो लिखते हैं, तो ये जो एसिड है हमारा, इसको चलिए सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम, CH3CH2 CHCl COH, तो ये आयनाइज होके देगा CH3CH2 CHCl COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पर जो भी कंसंट्रेशन इनिशियली होगी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो अगर इनिशियली ये C में था तो ये दोनों नहीं बने 0, ये C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बनेगा, ये C अल्फ़ा और ये भी C अल्फ़ा बनेगा। तो जो Ka है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो हो जाएगा इसकी कंसंट्रेशन C अल्फ़ा इंटू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन C अल्फ़ा डिवाइड बाय एसिड की कंसंट्रेशन C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। तो C से C कैंसिल, तो ये C अल्फ़ा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा है। अब क्योंकि
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि Ka की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 10⁻³ मतलब ये कोई बहुत अच्छा एसिड नहीं है। तो मतलब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। तो इसलिए हम ले सकते हैं कि सिंस इट्स अ वीक एसिड, तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्फ़ा होगा वो कम होगा। तो 1 - अल्फ़ा को अप्रॉक्सीमेटली हम 1 ही ले लेंगे, ठीक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वीक एसिड है। सब केस में नहीं ऐसा हम करते। तो Ka आ जाएगा डायरेक्टली C⁴, तो अल्फ़ा आ जाएगा √Ka/C। तो अगर आपने एक आयनिक इक्विलिब्रियम आपको याद है तो ये पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अल्फ़ा = √Ka/C फॉर्मूला हम जानते हैं। तो Ka की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 1.4 × 10⁻³ और कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या ली गई है, क्या हमारे पास कंसंट्रेशन दी है इसकी? यस, मोलैलिटी हमने अभी कैलकुलेट की, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पर मोलैलिटी को ही कंसंट्रेशन ले सकते हैं? यस, मोलैलिटी और मोलैरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा, तो आप मोलैलिटी को ही कंसंट्रेशन ले सकते हो, ठीक है। देयर विल बी अ वेरी स्मॉल डिफरेंस, क्योंकि डेंसिटी नहीं दी है तो मोलैरिटी नहीं निकाल सकते। तो मोलैलिटी को ले लिया, तो 0.326, तो यहाँ से अल्फ़ा आ गया 0.065। तो देख लीजिए अल्फ़ा की वैल्यू 1 से बहुत कम है, तो हमने जो अप्रॉक्सीमेशन ली थी वो ठीक ही निकली। अब अल्फ़ा आपके पास आ गया, तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 + n - 1 × अल्फ़ा। n होता है कि एक जब पार्टिकल टूटता है तो कितने पार्टिकल में कन्वर्ट होता है। तो ये एक एसिड टूटा 2 पार्टिकल्स में, तो n की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाएगा 1 + अल्फ़ा, तो मतलब 1.065। तो अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो डेल्टा TF है, आई की वैल्यू होगी 1.065 इंटू KF की वैल्यू होगी 1.86 इंटू मोलैलिटी होगी 0.326, तो आ जाएगा आपके पास 0.65 केल्विन। तो इतना ड्रॉप आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि 2 टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस दीज NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस अलोन विदाउट सीकिंग द सॉल्यूशन। तो पहले आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद ट्राई करने हैं, तभी आपको इन क्वेश्चन को करने का कोई बेनिफिट है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेक्चर।